नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले अब कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आई हैं। देखा जाए तो एनडीए के अंदर जो फूट पड़ रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्षी दल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने जनसुराज अभियान को पार्टी के अंदर तब्दील कर दिया है। जी हाँ, आज वही 2 अक्टूबर की तारीख है जिस दिन जनसुराज की पार्टी के रूप में गणना होनी थी। और ऐसे में पार्टी का गठन होने के बाद अब प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में किस तरह से उतरते हुए नजर आते हैं और जिस तरह से वो रणनीतियां और तमाम पार्टियों के लिए बनाते हुए नजर आए, तमाम पार्टियों को जीत के मुकाम तक पहुंचाते हुए नजर आए, क्या उसी प्रकार से अपनी पार्टी के लिए चुनावी रण के लिए तैयारियां करते हुए नजर आएंगे? क्या उनकी रणनीति अपनी पार्टी के लिए कारगर साबित होंगी और किस तरह से बिहार के अंदर उनकी जो सियासी भविष्य है, जो उनका सियासी जो छवि है, वो किस तरह से उभर कर नजर आएगी? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर आप चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से देखते हैं, प्रशांत किशोर पहले एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पर, रणनीतिकार के तौर पर देखे जाते थे, लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से बिहार के अंदर अब उथल पुथल मचा हुआ है और प्रशांत किशोर ने आज अपने जनसुराज अभियान को एक पार्टी के अंदर बदल दिया है, तो अब क्या ये जनसुराज पार्टी तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर करवाती हुई नजर आएगी? और इस बीच क्या वोट बैंक को साधने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि जिस तरह से 40% मुस्लिमों को प्रत्याशी बनाने की दावे करते हुए नजर आए, बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था और तमाम चीज़ों पर खुलकर बोलते हुए प्रशांत किशोर नजर आए, तो क्या लगता है बिहार का भविष्य अब प्रशांत किशोर के हाथों सुधरता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है? देखिए मनीष, अगर हम जो प्रशांत किशोर की बात करें तो जाहिर बात है कि महत्वाकांक्षी हैं और इसी महत्वाकांक्षा के चलते वो अब जो राजनीतिक सलाहकार अब तक हुआ करते थे, अब एक राजनेता के तौर पर नज़र आने वाले हैं। अब देखिए, अपनी पार्टी बनाने से पहले एक तरीके से पूरे बिहार में घूमते हैं, पदयात्रा करते हैं और चंपारण, जहाँ से गांधी जी ने जनसुराज शुरू किया था, उसी जगह से वो भी अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और आज क्योंकि 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन होता है और आज ही के दिन उन्होंने अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश किया, यानी कि ये तो लगभग कन्फर्म है कि गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हैं, गांधी जी को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं और बिहार में जिस तरह से गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, उन्हीं की बिना पर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, विकल्प देना बिहार की राजनीति में बहुत ज़रूरी है। अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो नज़र आता है कि 18 साल से लगभग सीएम नीतीश कुमार हैं, 15-16 साल लालू यादव रहे या उनका परिवार के कोई रहा, यानी कि अगर दोनों को मिला जुला कर देखा जाए तो 30-32 साल का शासन सिर्फ इन दो नेताओं के इर्द गिर्द रहा। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अगर बिहार की हालात आप देखिए, कोई बहुत सुधार देखने को नहीं मिलता। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कई तरह की चीज़ों को बयां करती हैं। आप देखिए, लगातार वहाँ पर पुलों का गिरना जारी है, बाढ़ ने पूरे प्रदेश को परेशान कर रखा है और ये ऐसी बातें हैं जो लगातार ये बताती हैं कि अगर इनके ऊपर ढंग से काम किया जाता तो शायद आज बिहार की स्थिति कुछ और होती। लेकिन इन नेताओं ने सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कई तरह के फैसले किए, जिससे बिहार का कोई भी उद्धार नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में बिहार का उद्धार करने में कितना सक्षम यहाँ पर प्रशांत किशोर होते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से वो अब तक तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीतियाँ बनाते हुए नजर आए, जिस तरह से चुनावी उनको स्टंट में कहीं ना कहीं उनके भागीदार रहे और जिस तरह की राजनीति के माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक ऊँचे मुकाम पर पहुँचाने में कामयाब हुए, तो क्या उसी प्रकार से अब प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे? और बिहार के अंदर अगर फिलहाल स्थिति देखी जाए तो नीतीश कुमार की सरकार पर तमाम सवालिया निशान यहां पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। बिहार के अंदर बढ़ते क्राइम को लेकर उनको विपक्षी पार्टियां घेरती हुई नजर आती हैं, बिहार के अंदर बढ़ते भ्रष्टाचार के लेकर कहीं ना कहीं उनको घेरते हुए नजर आते हैं। तो अब सर, किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से अब नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आकर खड़े हो गए हैं, कटघरे के अंदर आके खड़े हो गए हैं, तो क्या नीतीश कुमार इन तमाम चीजों से निजात पाएंगे? और ऐसे में अब बिहार की राजनीति में क्या नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे? और अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की, जनसुराज पार्टी की, तो जनसुराज की पार्टी से आखिर प्रशांत किशोर क्या सीएम के दावेदार के तौर पर उतरते हुए नजर आएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर अभी देखिए बहुत उनको लंबा सफर तय करना है, बिहार की राजनीति में अपने आप को मजबूत करना है, तमाम समुदायों तक पहुंचना है। भले ही अभी बात कह रहे हैं कि हम लगभग 140 के आसपास सीटें हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी समय चाहिए, एक रणनीति बनाने का मौका भी चाहिए। यानी कि एक तरीके से माहौल डेवलप करने के लिए आपको एक अच्छा खासा वक्त चाहिए
होता है, लेकिन जिस तरह पदयात्रा के जरिए वो ये ऐलान कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई हमने बिहार के लोगों को जागरूक किया है और कम से कम 140 सीटें हमें मिलनी चाहिए, ये जो दावे करते हैं तो इन दावों में कितनी सच्चाई है, इन दावों में कितनी जो जी वो बात कह रहे हैं उसमें कितना दम है, ये जब चुनाव होगा तब पता लगेगा। लेकिन देखिए बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है वो अलग तरह के नज़र आते हैं। जातिगत जो राजनीति है बिहार में हमेशा से हावी रही है, अब क्या इसको ब्रेक कर पाएंगे प्रशांत किशोर, ये बड़ा सवाल अपने आप में बन के दिखाई पड़ता है। क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर ने एजुकेशन के ऊपर बात की है, तमाम ऐसे ज़मीनी मुद्दे जिनकी ज़रूरत बिहार को आज बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रियों के बारे में बात की है, नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया, लालू यादव पर कटाक्ष किया, यानी कि तमाम जो नेता बिहार को रिप्रेजेंट करते रहे अब तक उन सबको कटघरे में खड़ा किया है। अब ऐसे में जब वो खुद राजनेता बनने की तरफ आगे बढ़ गए हैं तो उनकी रणनीति क्या होगी, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, क्या क्या मुद्दे उनके होंगे, ये देखना होगा। और देखिए लोगों का बिलीव कितना उनके ऊपर होता है, ये सबसे बड़ी और अहम ज़रूरी चीज़ है कि अगर लोगों का बिलीव उनके ऊपर होता है तभी वो चुनावों में जीत दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो जितने दावे वो कर रहे हैं वो सिर्फ दावे बनकर रह जाएंगे। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान लंबे अरसे से एनडीए को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आते हैं, चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, आरक्षण का मुद्दा हो या बिहार को विशेष राज्य देने की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जो काफ़ी बड़े स्तर पर उठते हुए नजर आए हैं और बिहार की राजनीति में इन तमाम मुद्दों ने उथल पुथल मचा कर रख दी है। देश भर में भी इसका प्रभाव देखा गया, लेकिन देखा जाए तो चिराग पासवान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए भी कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ उतरते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी से बगावत यहां पर करते हुए नजर आए और जिस तरह से वो बोलते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं उसमें आशंका जताई जा रही थी कि उनको दूसरी पार्टियों से शायद ऑफर मिल रहा हो, क्योंकि बिहार के अंदर अगला विधानसभा चुनाव 2025 में होना है। तो सर क्या लगता है, क्या वाकई अगर यहां पर चिराग पासवान इस तरह से ही बगावती सुर अपनाते रहे और बिहार की राजनीति में एनडीए की मुश्किलें बढ़ाते रहे तो क्या लगता है क्या जनसुराज के प्रमुख या यूं कहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? और अगर दोनों यहां पर गठबंधन के तहत बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या वाकई एनडीए के लिए एक बड़ी मुसीबत चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बनेंगे? देखिए चिराग पासवान मेरे ख्याल से बनेंगे नहीं बल्कि बन गए हैं मुसीबत, क्योंकि लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। आपने अगर 2 दिन पहले का उनका बयान सुना हो कि मुझे अगर लगेगा कि संविधान के ऊपर आंच आ रही है, आरक्षण के ऊपर कहीं ना कहीं कोई सवाल उठ रहे हैं या सरकार उसको खत्म करने वाली है, तो सबसे पहले मैं अपने मंत्री पद को लात मार दूंगा, ये कहते हुए नजर आते हैं। यानी कि सीधे तौर पर वो बताते हैं कि बीजेपी के साथ वो जब तक बीजेपी उनकी तमाम बातों को मान रही है, उनकी तमाम मांगों को पूरा कर रही है, अगर बीजेपी उनके साथ में कोई भी ऐसी मांग जो कह सकते हैं ज़रूरी है और उसको पूरा नहीं करते तो अलग होने में देरी नहीं लगाएंगे। और ये जो तमाम सवाल हैं, तमाम बातें हैं, वो इसलिए भी उठ के सामने आ रही हैं क्योंकि देखिए चिराग पासवान पहले भी धोखा खा चुके हैं, उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब वो समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनके साथ में कोई खेल खेल दिया तो उनको संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी से माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई मैं सब धर्मों की राजनीति करने के लिए आया हूँ, मैं कोई एक धर्म के बारे में नहीं सोचता। यानी कि एक तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार में जितने भी समुदाय हैं वो सबकी नुमाइंदगी करने को तैयार है, सबके साथ चलने को तैयार है। कोई एक पार्टी या कोई एक समुदाय के लिए वो काम नहीं करना चाहते, बल्कि जितने भी समुदाय हैं बिहार के अंदर वो सबके लिए काम करना चाहते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान तमाम समुदाय को वोट हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को एक मजबूत नेता बिहार में वो बनाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और देखिए 5-6 महीने के बाद वहाँ पर चुनाव का माहौल बनेगा। ऐसे में चिराग पासवान अपनी इंडिविजुअल एक सोच बनाना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं, ताकि बिहार में सीएम बनने का अगर मौका मिले तो उसके लिए उनका नाम सबसे आगे निकल कर सामने आता हुआ दिखाई पड़े। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस तरह से तमाम बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए के खिलाफ पूरा माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपने आप को सीएम के चेहरे के तौर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर वो एकमात्र ऐसे शख्स हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों की जीत में, उनकी तमाम रणनीतियों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, सभी की कहीं ना कहीं जीत में या यूं कहीं चुनावी जो उनकी सफ़र रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पर भागीदार अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो प्रशांत किशोर को कहा जा सकता है। लेकिन अब वही भागीदार कहीं ना कहीं एक प्रतिद्वंदी के तौर पर, एक विरोधी के तौर पर चुनावी मैदान में अगर उतर कर आता है तो किस तरह के समीकरण बिहार की राजनीति में बनते और बिगड़ते हुए नजर आएंगे, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।